हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, निशाचर गए भाग। अरे भैया, जब हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका जल कैसे गई? इसी से आप समझ सकते हो कि हाइपरबोले जो है यह कितना बड़ा फेकुवीर है। लेट्स सी सम एग्जांपल। गुड इवनिंग एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल सत्या कॉन्वेंट स्कूल। जैसे कि आप लोग जानते हो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों का शुरू कर चुका हूं, जिसमें नाउन भी नाउन आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, प्रोनाउन पढ़ा चुका हूं। आज जो हमारा टॉपिक था वह वर्ब था, लेकिन कुछ स्टूडेंट का डिमांड आ गया कि सर फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दीजिए। कुछ समस्याएं उनको है और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उनको मुझ पर विश्वास हुआ और उन लोगों ने जो भी अपना डाउट है उस डाउट को दूर करने के लिए उन्होंने मुझे चिन्हित किया। यह मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। वैसे तो यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चों ने अगर कमेंट करके मुझे यह फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने का मौका दिया है तो मेरे लिए खुशी की बात है। मैं एक छोटा सा प्रयास किया था, अब मुझे लग रहा है कि मेरा एक छोटा प्रयास अब धीरे धीरे दूर तक जा रहा है, लोगों तक जो मैं टीचिंग दे रहा हूँ वह पहुँच रहा है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वर्ब, आज मैं उसे ड्रॉप कर दिया हूँ, क्योंकि जो फिगर ऑफ स्पीच है यह 12th क्लास के लिए बच्चों के लिए होता है और इससे मुझे अनुभव हो गया कि शायद उस बच्चे का बोर्ड पेपर में बोर्ड का पेपर है और उस बोर्ड के पेपर में फिगर ऑफ स्पीच आना ही आना है। तो मुझे लगा क्यों न मैं फिगर ऑफ स्पीच समय से उस बच्चे तक एक वीडियो बना करके अच्छा से समझा करके भेज दूं, ताकि उनका जो भी डाउट हो वह क्लियर हो। और जो उन लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो वीडियो मैं यहाँ से आप लोगों को भेज करके जो वीडियो मैं आप लोगों को पढ़ा करके बना करके आप लोगों को दूंगा, उसमें आपके सारे डाउट वो क्लियर हो जाएगा। एक हमने कोटेशन लेकर हम लोग चल रहे हैं, अब डाउट होगा 100% आउट। तो आपका भी डाउट आज पूरा फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित समाप्त हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच। तो द वे इन विच वोमेन यूज ज्वेलरी टू इनहेंस देयर ब्यूटी, इन द सेम वे द पोएट यूज फिगर ऑफ स्पीच टू इनहेंस देयर ब्यूटी इन देयर पोएम्स। जिस प्रकार से औरतें अपनी सुंदरता को निखारने के लिए आभूषण का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार जो कवि हैं, जो कविताएं लिखते हैं जो लोग, वे अपने कविता में अधिक से अधिक सौंदर्यीकरण हो, कविता अधिक से अधिक आकर्षण बने। तो उन सब चीज़ों के लिए जो कवि होते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार। अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार क्या है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यह आपका जो कवि हैं, जो कविताएं लिखते हैं, उसको और अधिक से अधिक सुंदर आकर्षण कैसे बना सकते हैं, उसके लिए वो लोग अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। यह पोएटिक डिवाइस में भी आता है, या इसको लोग पोएटिक डिवाइस भी कहते हैं और लिटरेरी डिवाइस भी कहते हैं। फिगर ऑफ स्पीच वैसे तो होता बहुत है, लेकिन सारे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाना मुमकिन तो है नहीं। तो जो आप लोगों के कोर्स में है उसे मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आज मैं आप लोगों को
टोटल 11 फिगर ऑफ स्पीच दूंगा और उसको बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। जैसे आप लोगों का फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, हाइपरबोली है, एसोलेंस है, एलिस्ट्रेशन है, कॉन्सोनेंस है, इंजेबमेंट है। तो ये जितने प्रकार के जो 11 प्रकार के मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच दूंगा उनका पूरा डिटेल में उनको मैं विथ एग्जाम्पल और क्या होते हैं उसको पूरा यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट न रह जाए। तो यहाँ पर जो हमारा है फिगर ऑफ स्पीच, फर्स्ट सिमली, मेटाफर, ओनोमेटोपिया, ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोली, एलिट्रेशन, आयरनी, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड इंजेबमेंट। टोटल 11 में आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच दे रहा हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट इज सिमली। फर्स्ट हमारा है सिमली। अब देखते हैं सिमली क्या होता है। हमारा सिमली। अब सिमली क्या होता है, ठीक है, पहले इसे हम समझते हैं। कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स with one another but they are not related to each other। इसकी पहचान क्या है वो भी मैं लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आप लोगों को कैसे इसको पहचानोगे। आप देखिए सिमली क्या है, व्हाट इज सिमली। कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स विथ वन अनदर। जब हम दो चीज़ों की तुलना एक दूसरे के साथ करते हैं, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन वास्तव में वो एक दूसरे जैसा होते नहीं हैं। लगता तो है दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वास्तव में वो दोनों एक जैसा नहीं होते हैं। इसकी पहचान है, सबसे आसान है सिमलीस में कि जहाँ पर लाइक आ जाए या एज आ जाए तुरंत आप लोग पहचान जाइएगा कि यह सिमली है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी सम एग्जाम्पल। वी वर एज ब्रेव एज लॉयन। ओके, क्या करें, वी वर एज ब्रेव एज लॉयन। तो जैसे कि हमने बताया था कि जहाँ पर एज आ जाए, यहाँ पर भी एज आ गया है, ये कंपेरिजन है, दो लोगों का कंपेरिजन है, एक वी हो गया एक लॉयन हो गया है। करें वी वर एज ब्रेव एज लॉयन, हम लोग भी लॉयन जैसे, एज मीन्स क्या होगा, जैसे बहादुर हैं। तो अब यहाँ पर क्या है समझिए, कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स विथ वन अनदर बट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। अब भैया वी वर एज ब्रेव एज लॉयन, हम तो बहादुर हैं, लेकिन अगर ये तुलना हो जाए कि वी वर एज ब्रेव एज लॉयन तो हम एकदम शेर की तरह ही बहादुर हैं, तो यह संभव नहीं है। कहाँ वो शेर है, कहाँ हम इंसान की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर तुलना कर दिया गया है कि वी वर एज ब्रेव एज लॉयन, हम शेर की तरह ही या शेर जैसा ही बहादुर हैं। तो जहाँ पर आपको एज और लाइक आ जाएगा वो समझ लेना आप लोग सिमली है। दूसरा है आपका लाइफ इज लाइक गेम। लाइफ इज लाइक गेम। अब यहाँ पर लाइक आ गया है, दोनों एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ, दोनों से
ताकि आपका कंफ्यूजन न रहे। करें लाइफ इज लाइक गेम, जीवन क्या है, एक खेल है। लेकिन ये तो है नहीं, कोई थोड़ा नहीं कहता है कि यार मेरा जीवन एक खेल है। लेकिन यहाँ पर दो चीज है जिसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं। एक जीवन है और जीवन का तुलना हम लोग खेल से कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा कोई अपने जीवन को खेल बना देगा, लेकिन कहने के लिए हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। He was as tall as the tree। अब देखिए, He was as tall as the tree, यहाँ पर भी आपका as आ गया है। पहचान देखो, अगर पहचान इसमें आना ही आना है तो इससे आपको घबराना नहीं, ये बहुत आसान है। जहाँ पर आपको ये दो चीज़ याद कर लोगे, आप एग्जाम्पल को तुरंत पकड़ लोगे कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ही वॉज एज टाल एज द ट्री, कह रहा है कि वह पेड़ जितना ही लंबा है। तो अब यह संभव कहाँ है, दोनों एक दूसरे के पूरक ही नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन तुलना यहाँ पर कर दिया जा रहा है। तो बस आपको इसी को पकड़ के चलना कि जहाँ एज हो, लाइक हो, वहाँ पर आप सिमिले का प्रयोग करोगे। Her hair was as golden as the sun। देखो, अब फिर यहाँ पर आपका एज का प्रयोग हो गया है। तो ये समझ लेना है कि सबसे आसान इसमें फिगर ऑफ स्पीच में, इसमें आपको विशेष कुछ करना नहीं है, बस लाइक और एस को पकड़ के चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। हर हेयर वाज एस गोल्डन एस सन। अब कह रहे हैं उसका बाल उतना ही चमकीला है जितना कि सूरज। अब ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद है। तो इसीलिए कहा गया है कि सिमिली में जब हम व्हेन वी हैव कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स विथ वन अनदर बट दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, उनका वास्तव में आपस में कोई संबंध नहीं होता है। अब यहाँ हेयर की बात हो रही है, अब यहाँ पर सन आ गया है, तो हेयर का सन से क्या कंपैरिजन है, लेकिन उसको यहाँ पर कंपेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी वाज एज बिजी एज अ बी। अब देखो, सी वाज एज बिजी एज अ बी। सबको पता है बीज जो होती हैं वो अपने जीवन में काफ़ी व्यस्त रहती हैं, दिन भर वो हनी इकट्ठा करती रहती हैं, बहुत मेहनत करती हैं वो। तो उसी को कंपैरिजन यहाँ पर इनसे कर दिया गया है। सी वाज एज बिजी, वह भी उतने ही व्यस्त हैं जितना कि एक बीज है, एक मधुमक्खी है, जो कि कितना व्यस्त आदमी होगा, लेकिन उसका तुलना किसी न किसी के साथ यहाँ पर किया गया है। और यह दर्शाने का किया गया है कि वह व्यक्ति ठीक उसी की तरह ही व्यस्त है। तो सी वाज एज बिजी एज बी, तो यहाँ पर भी आपका एज आ गया है। इससे आप पहचान जाना कि ये आपका सिमिली है। और यहाँ पर देखना, जो भी तुलना हो रहा है दो ऑब्जेक्ट में या दो थिंग्स में, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। एंड है मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है, इसको हम समझते हैं। मेटाफर मेक्स डायरेक्ट कंपैरिजन between two unrelated object। नोट, यहाँ पर
लाइक और एज नहीं होता है। लेट्स सी एग्जाम्पल जिससे और आप लोगों को ये क्लियर होगा। लाइफ इज अ गेम, मैंने ऐसे ही लिख दिया जो सिमिली में आपको दिया गया है। ही इज ए लॉयन। अब इन दो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब मेटाफर क्या है, क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? मेटाफर मेक्स डायरेक्ट कंपैरिजन। अब यहाँ पर अभी तक तो आपने, अब पहले देखो सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। सिमिली जो होता है इसमें जो हम लोग दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो इसमें किस एस या लाइक का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। लेकिन जो मेटाफर होता है इसमें एज और लाइक दिखाई नहीं देता है। होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं है, वो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में है, लेकिन वो हम लोग देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील, उसको आप महसूस कर सकते हो। अब जैसे लिखा है ही इज अ लॉयन, वह शेर है, तो वह शेर है, क्या है? कंपैरिजन तो हुआ है आपका। तो यहाँ पर जो आपका ही इज लाइक और लायन भी कर सकते हो, या ही इज ब्रेव एज अ लायन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मेटाफर में है, यहाँ पर आपका लाइक जो है या एज जो है वो ओपन नहीं रहता है, इसके अंदर में हिडन रहता है, छिपा हुआ है, जिसको कि आपको महसूस करना है। लाइफ इज ए गेम। मेटाफर मेक्स डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट। वहाँ पर भी यही था, सिमिली में भी था कि हम एक चीज़ का दूसरे चीज़ से जब तुलना करते हैं लेकिन वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। यहाँ पर भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं दो चीज़ों का। एक जैसे लाइफ हो गया, दूसरा गेम हो गया। आपका यहाँ क्या है? जीवन है, लाइफ है। यहाँ आपका गेम हो गया, खेल हो गया है। तो जीवन का तुलना किसके साथ किया गया? खेल के साथ। लेकिन उस तुलना के लिए, उस कंपैरिजन के लिए यहाँ पर लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उसको आपको इस चीज़ को महसूस करना है कि जहाँ इस तरह के एग्जाम्पल आ जाएं जिससे कि आपको अंदर से एग्जाम्पल इस चीज़ को समझा दे, या एग्जाम्पल देखकर आपको इस चीज़ का आभास हो जाए कि लाइफ इज ए गेम, यानी यहाँ पर जो है एक तरह से तुलना किया जा रहा है और वो अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट है। दोनों एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का उनका रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो वही आपका मेटाफर हो जाएगा। यहाँ लाइक और एज का प्रयोग नहीं होता है। लेट्स सी वन एग्जाम्पल। अगर हर हार्ट इज गोल्ड, कहते हो ना, अरे उसका तो दिल एकदम सोने की तरह है। ठीक, अब इसका हिंदी में देख लो, बहुत सही है। हर हार्ट इज गोल्ड। कहा भी मैंने, अरे लोग तो कहते हैं उसका दिल सोने की तरह है। अब तरह के लाइक तो यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो शब्द छिपा हुआ है। तो इसको आप लोग हिंदी में भी अगर ट्रांसलेट करोगे तो भी आप उस चीज़ को समझ सकते हो कि यहाँ पर मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर सीधा कह रहा है हर हार्ट इज गोल्ड, उसका जो दिल है वो सोने की तरह है, लेकिन लाइक तो नहीं है। तो लाइक यहाँ पर जो आपका छिपा हुआ है, हिडन है, आपको सेंटेंस से महसूस करना है। और जब आप इस तरह के सेंटेंस देखोगे तो समझ लेना कि वह मेटाफर है। आवर थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमेटोपिया, where the word describe sounds। ठीक, ओनोमेटोपिया क्या होता है? where the word describe sound, या जो वर्ड हो आपका, जो सेंटेंस हो, इससे पता चले कि
कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की ध्वनि आपको इस सेंटेंस में प्रतीत हो रही है, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो समझ लेना वो ओनोमेटोपिया है। अब जैसे है बजिंग बी, मधुमक्खियों की आवाज़ आप लोग जानते हो। सेकेंड होगा जैसे कैट म्यू। तो अगर इस तरह का आप लोगों को उसमें एग्जाम्पल मिलते रहे तो समझ लेना जो ध्वनि हो किसी जानवर की या किसी चीज़ की तो वो समझ लेना ओनोमेटोपिया है। थर्ड एग्जाम्पल माई वॉच टिक्स लाउडली। ठीक, अब जैसे आपकी वॉच है, घड़ी है, दीवार की घड़ी ले लो, टिक टिक करती रहती है, तो यहाँ पर टिक्स क्या है आपका, जो यहाँ पर बजिंग साउंड हो गया है आपका, म्यू साउंड हो गया है, तो यहाँ पर टिक्स आपका साउंड हो गया है। माई वॉच टिक्स लाउडली, मेरी जो घड़ी है वह टिक टिक बहुत लाउडली मीन्स क्या है, जोर से कर रही है। तो एक यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ध्वनि हो रही है। तो ऐसे जगह पर जब आपको लग जाए कि आपका सेंटेंस कोई ध्वनि के चीज़ को दर्शा रहा है, बता रहा है, तो ओनोमेटोपिया हो जाता है। थर्ड द डोर knocked on his head। अब क्या देखो, थर्ड द डोर नॉक्ड ऑन हिज हेड। कुछ बच्चे होते हैं देखते हो घर में सर से ही दरवाजे को पीटने लगते हैं, तो उसकी जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ आती हो थर्ड की तरह होती है। तो इन सब चीज़ों से आप पहचानिएगा कि यहाँ पर सेंटेंस में ध्वनि हो रहा है। थर्ड द डोर नॉक्ड ऑन हिज हेड, जब वो अपने सर से उस दरवाजे को लगाया या पीटा या जो भी किया तो उससे जो ध्वनि हुआ, साउंड हुआ, वो थर्ड। तो इस तरह से जो भी आपके सेंटेंस में आपको साउंड पता चले कि सेंटेंस में कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड की ध्वनि आपको प्रतीत हो रही है, तो माय डियर स्टूडेंट वहाँ पर ओनोमेटोपिया आपको लगा देना है। ऑक्सीमोरोन क्या होता है, टू वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड टुगेदर but they have opposite words। क्या ऑक्सीमोरोन टू वर्ड्स और फ्रेजेस, दो शब्द हों या दो फ्रेजेस हों, यूज टुगेदर जो एक साथ उपयोग करते हैं उसका, बट दे हैव अपोजिट वर्ड, लेकिन वो दोनों जो शब्द होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल। लाइफ इज बिटर स्वीट। अब देखो यहाँ पर लाइफ इज बिटर, बिटर क्या होता है, बिटर मीन्स कड़वा, ठीक, और स्वीट भी दे दिया है, स्वीट मीन्स मीठा। तो इससे आपको समझना है कि अगर आपके सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाएं या फ्रेज आ जाएं तो समझ लेना वो ऑक्सीमोरोन होता है। ठीक, क्या बता रहे हैं, टू वर्ड्स और फ्रेजेस यूज टुगेदर एक साथ आते हों, ठीक, बट दे हैव अपोजिट वर्ड्स, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल है लाइफ इज बिटर स्वीट, तो जीवन क्या है, कड़वा भी है मीठा भी है। जीवन कभी एक समान तो होता नहीं है, कभी जीवन में अच्छे दिन भी आते हैं, तो जब अच्छे दिन आते हैं तो स्वीट में आप ले लेते हो, जब जीवन में कुछ दुख तकलीफ आती है तो उसको आप कड़वा में ले लेते हो।
तो ये बोलने के लिए लोगों के लिए होता है कि लाइफ इज बिटर स्वीट। द शो वाज सीरियसली क्या है नेक्स्ट, द शो वाज सीरियसली फनी। अब देखो यहाँ पर तो एक तरह से कह रहा है सीरियस भी है, जो शो चल रहा है ये काफ़ी उबाऊपन हो या सीरियस हो, जो भी इसको ले लो, और साथ में क्या कर रहा है, फनी भी है। तो दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अगर ये सीरियस है, द शो वाज सीरियस है, तो उसमें फनी कैसे हो सकता है? तो यानी ये समझ लो कि आपका यहाँ पर दो वर्ड है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जहाँ पर ऐसे सेंटेंस आ जाए वो समझ लेना आपका ऑक्सीमोरोन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज प्रीटी अगली। देखो शी इज प्रीटी अगली, वह सुंदर है, कुरूप भी है। ऐसे भी है, कौन कहता है किसी को? अगर आपको किसी की सुंदरता का बखान करना होगा तो आप ये थोड़ा नहीं कहोगे कि यू आर प्रीटी अगली, तो जिसको खुश होना होगा तो और भड़क जाएगा। लेकिन लोग इस तरह के शब्दों के या वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रीटी क्या हो गया है, एक सुंदरता के लिए बताया गया है, और अगली क्या है, कुरूप भी है, उसका अपोजिट हो गया है। यानी जहाँ पर भी आप लोगों को सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड एक साथ नजर आए वो समझ लेना ऑक्सीमोरोन है। फिफ्थ हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर हमें नॉन लिविंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज आर मेंशन्ड एज ह्यूमन और लिविंग थिंग। अब पर्सनिफिकेशन को हम लोग मानवीकरण भी कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या कोई क्वालिटी हो, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, आज मेंशन्ड एज ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स क्या, इंसानों। उस चीज को मानव के साथ या इंसान के साथ उसका क्वालिटीज को मेंशन कर रहे हैं। जैसे लेट्स सी वन एग्जांपल, द सन इज स्माइलिंग एट मी। अब क्या है, द सन इज स्माइलिंग एट मी। अब इससे देखो समझना हमें, नॉन लिविंग हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या क्वालिटीज हो, आर मेंशन्ड एज ह्यूमन। इनको ह्यूमन मीन्स आदमी, इंसानों के साथ जब जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जैसे द सन इज स्माइलिंग एट मी, अब सन क्या है, सूर्य है। अब सूरज क्या है, एट मी कर दो या एट अस कर दो, एट यू, कुछ भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में लिख दो। द सन इज स्माइलिंग एट मी, सूरज मेरे ऊपर हंस रहा है। अरे भैया सूरज कभी हंसेगा है? लेकिन अब सन को क्या है, अब स्माइल कौन करता है, इंसान करते हैं, हम लोग करते हैं। तो सन को जोड़ दिया स्माइलिंग से। तो ये आपका पर्सनिफिकेशन हो गया है कि जहाँ पर सेंटेंस हमें ये पता चले कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो या कोई क्वालिटी हो जिसको कि ह्यूमन और लिविंग थिंग से जोड़ दिया जाए। तो अब यहाँ क्या है, द सन है, ठीक है, स्माइलिंग। स्माइलिंग क्या है, इंसान जो होते हैं वो स्माइल करते हैं। तो इसको यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, जोड़ दिया है। द फ्लावर बेग्ड फॉर वाटर। अब देखो कितने अलग अलग एग्जाम्पल आप लोगों के यहाँ पर मिल रहे हैं। द फ्लावर बेग्ड फॉर वाटर। अब यहाँ पर क्या एक शब्द है, बेग्ड।
बेग मीन्स क्या होता है? भीख मांगना। भीख कौन मांगता है? इंसान, जो लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया गया द फ्लावर बेग फॉर वाटर। भैया आप गुजर रहे हो, क्या फ्लावर आपसे कहेगा कि भैया मैं याचना करता हूँ, भीख मांगता हूँ कि मुझे पानी दे दो? ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप वहाँ से गुजर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि भाई ये पौधा है, पानी यहाँ नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से वह मुरझा रहा है, सूख रहा है, तब आप ये सोच सकते हो। लेकिन फ्लावर थोड़ा नहीं आपसे कहेगा द फ्लावर बेग्ड फॉर वाटर, आपसे भीख मांगेगा कि मुझे पानी दे दो। तो जहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ हो या लिविंग चीज़ हो या आपका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, वह ह्यूमन की क्वालिटी के साथ अगर उसको जोड़ दिया जाता हो, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ओवर स्टेट समथिंग, क्या मतलब हो जाएगा? खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक, हाइपरबोले क्या है? ओवर स्टेट समथिंग, खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ऐसा लगता है जो हाइपरबोली है यह खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलने में इन्होंने पीएचडी कर रखी हो। ये कभी कभी आप लोग देखते हो, जो आप लोगों के फ्रेंड होते हैं, किसी बात को लेकर के खूब हाँकते हैं, तो आप लोग क्या करते हो? ठीक है भैया, हाँकते जाओ, मैं तो लपेट रहा हूँ। तो यहाँ पर भी जो हाइपरबोल है यह भी खूब फेंकने में माहिर है। अब देखो, कुछ मैं आप लोगों को हिंदी में ही एक दो सेंटेंस बता रहा हूँ, जिससे कि और यह हाइपरबोल आपका क्लियर हो जाएगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अब इससे आप अंदाज़ा लगाओ कि जहाँ रवि मीन्स क्या? सूरज नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ कवि पहुँच गए हैं। ऐसा कौन सी जगह है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता हो? लेकिन पोएट जो है, कवि है, कवि की महिमा अपार है, वह कुछ भी अपनी भावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे और दूसरा एग्जाम्पल आप देख लो, और आश्चर्य की बात होगी। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका सगरी जल गई। क्या? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, निशाचर गए भाग। अरे भैया, जब हनुमान जी की पूंछ में आग ही नहीं लगी तो लंका जल कैसे गई? इसी से आप समझ सकते हो कि हाइपरबोले जो है यह कितना बड़ा फेकुबीर है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। देख लो, एग्जाम्पल भी आप लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर ही मिलेगा। यहाँ पर हाइपरबोले का कार्य यही है, खूब बढ़ा चढ़ा करके बोलना। ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड। भैया, हवा से तेज कोई दौड़ सकता है? लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि ही इज रनिंग फास्टर देन द विंड, वह हवा से भी तेज गति से दौड़ता है। तो बोलने में क्या जा रहा है? तो नाम ही हाइपरबोले, खूब बोलो भैया बढ़ा चढ़ा करके। तो जिस वाक्य से आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, वो आपका हाइपरबोले होगा। That man is as tall as the house। अभी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जानबूझ करके दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर तो एज का भी प्रयोग हो गया है। ठीक, क्योंकि एज का प्रयोग हम लोग सिमिली में देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही फिगर ऑफ स्पीच हो, एक से अधिक फिगर ऑफ स्पीच भी आ सकती है। अगर यहाँ पर आप सिमिली भी लिखोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। लेकिन आपको मेन समझना है कि आपका सेंटेंस क्या कर रहा है।
द मैन इज एज टॉल एज द हाउस, कि भैया जो आदमी है घर की जैसा ही ऊंचा है या लंबा है। तो ये तो संभव नहीं, कौन ऐसा आदमी जो घर के बराबर ऊंचा हो या लंबा हो। तो यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ा करके ही बोला जा रहा है। थर्ड देखो, ये और अजीबो गरीब सेंटेंस है। आई डाइड ऑफ लाफिंग, मैं हंसी से ही मरा जा रहा हूँ या मर गया। तो ये सब क्या है, ऐसा कौन है जो हंस देता है मर जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हाइपरबोले है इसका काम ही है, बोलो खूब बढ़ा चढ़ा कर बोलो, जितना फेंक सकते हो उतना फेंको। तो द आई डाइड ऑफ लाफिंग, मैं तो भैया हंसते हंसते मर गया। तो ये सब चीज़ें जहाँ पर आपको ऐसा सेंटेंस में मिल जाए वो समझ लेना हाइपरबोले है। आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क, देख लो, कहने की भी एक सीमा होती है, लेकिन हाइपरबोली में सारी सीमाओं को लांघ दिया जाता है। इसमें जितना बोल सकते हो, जहाँ तक बोल सकते हो बोलो। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, आई हैव अ टन ऑफ होमवर्क। अब बताओ, इनको टन के बराबर होमवर्क मिल गया है। तो ये भी अपने आप में अजीबो गरीब है। तो माय डियर स्टूडेंट, जहाँ भी आप लोगों को इस तरह के सेंटेंस मिले जहाँ पर खूब बढ़ा चढ़ा करके बात की गई हो, वो हाइपरबोले का वहाँ पर प्रयोग होता है। 7 है हमारा एलिट्रेशन, वेयर वी फाइंड कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, या जब एक शब्द बार बार आए। क्या एलिट्रेशन, क्या वेयर वी फाइंड कॉन्सोनेंट साउंड। यहाँ पर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तो आप लोगों को पता ही होगा, 5 वावेल हैं, 26 लेटर होता है। 26 लेटर में 5 वावेल्स निकालने के बाद जो बचा वो आपका कॉन्सोनेंट है। जब एक शब्द बार बार आए, इसमें एक शब्द बार बार आपको दिखाई देगा सेंटेंस में, तो समझ लेना वो आपका एलिट्रेशन है। अब देखिए सी, सी में क्या यस है, तो अब यस क्या आपका ये है, कॉन्सोनेंट है। अब देखिए यही शब्द आपका पूरा रिपीट होगा, यस 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 यस। तो जिस वाक्य में अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो और वह एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो समझ लेना वो एलिट्रेशन है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर ऐसे एग्जाम्पल आपको कोई शब्द बार बार आपको इस सेंटेंस में दिखाई दे, तो समझ लेना वो एलिट्रेशन है। अ गुड कुक, सी 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 सी। देखिए कितना हो गया यहाँ पर। जहाँ पर भी अगर सेंटेंस में बार बार बता रहा हूँ, चीज़ वही है कि अगर सेंटेंस में कोई कॉन्सोनेंट अगर लगातार वो रिपीट हो रहा है, तो वो समझ लेना आपका एलिट्रेशन है। बी 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 बी, तो ये सब क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है। तो और ये बार बार आपके सेंटेंस में रिपीट हो रहा है। तो ये बहुत आसान है एलिट्रेशन आपका, कि वेयर वी फाइंड कॉन्सोनेंट साउंड, या जहाँ पर एक शब्द बार बार आपको नज़र में आए वो समझ लेना एलिट्रेशन होता है। 8 हमारा है आयरनी। अब यह क्या होता है,
जो बोला जाता है ठीक उसका उल्टा होता है। ठीक उसका उल्टा मीन्स अपोजिट, या अपोजिट कर लो। होता है। देखो यहाँ पर भी बहुत फनी चीज़ है, आयरनी। जो बोला जाता है ठीक उसका उल्टा होता है। अब लेट्स सी सम एग्जाम्पल। द डिनर यू सर्व्ड वाज एज हॉट एज आइस। आप तो कह रहे हो भैया कि जो आपको डिनर दिया गया है वह खूब गर्म है, और लास्ट में उसका बर्फ की तरह ठंडा भी है। तो अगर ऐसे वाक्य में आपको पता चले कि जो एक दूसरे के अपोजिट हों, इसको हम लोग आयरनी कहते हैं। द डिनर यू सर्व्ड वाज एज हॉट एज आइस। दिस बेड इज सॉफ्ट लाइक अ ब्रिक। अब देखो यहाँ पर, इससे पहले भी सेंटेंस में मैंने बताया कि यहाँ पर एज हॉट एज आ गया है, सिमिली का भी प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर लाइक आ गया है, तो यहाँ पर भी सिमिली का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन बेटर है कि थोड़ा सा सेंटेंस को आप अच्छी तरह से पहचान जाओगे तो जो मेन चीज़ है उसको आप लिख सकते हो। दिस बेड इज सॉफ्ट लाइक अ ब्रिक्स। अब सॉफ्ट है, मुलायम भी है। कहने का तात्पर्य देखो, चीज़ जो है सॉफ्ट है, लेकिन क्या कर आदमी जो कहता है वैसा होता नहीं है, वो उसका ठीक उल्टा होता है। दिस बेड इज सॉफ्ट लाइक अ ब्रिक्स। ब्रिक्स मीन्स क्या है? ईटा। यहाँ सॉफ्ट भी कर रहा, वहाँ कठोर भी हो रहा है ईटा की तरह। नाइस वेदर ऑन ए रेनी डे। भैया बारिश हो रही है, रेनी डे चल रहा है, उसमें वेदर आपका नाइस है। यहाँ पर देखो सबसे मज़ेदार एग्जाम्पल ये मिला है, आप लोगों को दे रहा हूँ। दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। बच्चा है, अब पिताजी को बच्चे का रिजल्ट मिला है, तो अपनी खींच निकालने के लिए किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, या अपने घर में लोगों के सामने कह रहे हैं, आओ भाई आओ, देखिए आप लोग, दिस इज माई ब्रिलियंट सन। यह मेरा सबसे ब्रिलियंट क्या है? विद्वान, पढ़ाकू लड़का है, लेकिन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज, लेकिन यह कॉलेज में फेल हो गया है। तो इसी से समझ लो कि यहाँ पर कितना किसी चीज़ के बारे में अपनी खींच निकालने के लिए या उस चीज़ को बताने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ तो बच्चे को ब्रिलियंट भी बता दिया गया है, और यहाँ पर इसको फेल्ड भी बता दिया गया है। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो ना कहीं, तो ये होता है कि यार चलो आज ये चीज़ हम खाते हैं, और लेकर को गया आपको खिलाने के लिए कोई और चीज़, ठीक है, तो आपको भी लगा चलो यार आज 5 स्टार होटल में लेकर के चल रहा है, चलें थोड़ा सा पर्सनैलिटी बढ़ेगी, कहने में होगा भाई हम भी इस 5 स्टार में खाए हैं, और पता चला एक ढाबा में आपको पहुंचा दिया। तो जब आप आओगे तो अपने दोस्तों से कहोगे ना, अरे यार फेंक तो बहुत बड़ा रहा था कि चलो वहाँ चलेंगे, लेकिन 5 स्टार की जगह हमको ढाबा मिल गया। तो उसी तरह यहाँ पर जो वाक्य है, जो सेंटेंस आपका दिखा रहा है, दिस इज माई ब्रिलियंट सन। अब वो यहाँ पर बता रहे हैं, परिचय दे रहे हैं अपने बच्चे का कि भाई ये बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन वो फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज, और वह परीक्षा में वो फेल भी हो गया है। तो इस तरह का जहाँ पर आपका आए, जो सेंटेंस में बोला जाता हो वैसा होता नहीं है, उसका ठीक अपोजिट होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? आयरनी बोलेंगे। नेक्स्ट है 9th एसोनेंस। अब एसोनेंस क्या होता है? अगर वावेल साउंड हमारे वाक्य में रिपीट हो, REPEAT, रिपीट हो, तो उसे हम एसोनेंस कहते हैं। अब देखो, अगर वावेल साउंड
ई हो गया, या ई को हटाओ, यहाँ पर ज़्यादा जो है वो ए में लो, ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ पर ए हो गया। तो जहाँ पर भी आप लोगों का अगर वावेल साउंड वाक्य में रिपीट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एसोनेंस। अब यहाँ ई हो गया, ई हो गया, डबल ई हो गया, डबल ई हो गया। ही ईट द स्वीट ट्रीट्स। अब फ्लीट, फीट, स्वीट, माई, स्लीपिंग, स्ट्रीट, तो यहाँ पर भी आपका वावेल है। बस आपको पहचानना है कि जो वावेल से शुरू हो, बीच में आपका वावेल आ जाए। अगर वावेल साउंड हमारे वाक्य में रिपीट होता है, देखो ये सब रिपीट हो रहे हैं, डबल ई, डबल ई, डबल ई, डबल ई, डबल ई। तो अगर हमारे वाक्य में जो वावेल्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो उसी को हम लोग एसोनेंस कहते हैं। 10th हमारा कॉन्सोनेंस है। जब देखो कॉन्सोनेंस एक नाम से इसमें पता चला कुछ छुपा हुआ, मीन्स कॉन्सोनेंट। जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, अब देखो यहाँ पर कॉन्सोनेंस और एसोनेंस, इन दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए। कॉन्सोनेंस और इससे पहले 9th जो हम लोग पढ़े थे एसोनेंस। तो जहाँ पर कॉन्सोनेंस और एसोनेंस आए, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसोनेंस में वावेल रिपीट होता है आपका, और कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एसोनेंस में वावेल साउंड रिपीट होगा और कॉन्सोनेंट में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा। अब एग्जाम्पल है, आई ड्रॉप द लॉकेट इन थिक मग। अब इसमें देखो लॉकेट, इसमें क की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? लॉकेट और क की ध्वनि। थिक, मक, ठीक है। तो क क्या हमारा है? ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। स्वेस, ईज, बॉयज, ठीक। तो लास्ट में क्या आ रहा है? ज आ रहा है, ज की ध्वनि हो रही है। तो जहाँ पर भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स। अब जैसे यहाँ पर आई ड्रॉप द लॉकेट, लॉकेट का आ रहा है। इन द थिक का आ रहा है। मक का लास्ट में आ रहा है। तो लास्ट वाले वर्ड को आपको पकड़ना है। स्वेज ज आ रहा है, ईज ज आ रहा है, बॉयज ज आ रहा है। तो ज की ध्वनि से हो रही है। तो जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आपका रिपीट हो वो कॉन्सोनेंस होता है। जो आज हमारा है फिगर ऑफ स्पीच, इंजैबमेंट है। इसका ज़्यादातर प्रयोग हम लोग लिटरेरी डिवाइस में करते हैं। अब इंजैबमेंट क्या होता है कि यहाँ पर जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तो वह क्रॉस कर जाता है, दूसरा सेंटेंस कंटिन्यू हो जाता है, और वहाँ पर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन नहीं होता है। मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन इन द सेंस मीन्स इसमें न तो आपका कॉमा लगा है, न कहीं फुल स्टॉप होगा, न क्वेश्चन मार्क होगा, न इन्वर्टेड कॉमा होगा, न सेमी कॉलम होगा। तो ऐसे जो आपका एग्जाम्पल मिल जाए, और ये सिर्फ लास्ट में जा करके फुल स्टॉप हो जाता है, यानी यहाँ पर मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे ही चीज़ों को हम लोग इंजैबमेंट कहते हैं। जैसे अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसका सेंस ही नहीं निकल रहा है आगे क्या कह रहे हैं। फिर दूसरी लाइन शुरू हो गया, रिलेस आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग। फिर इसके आगे कुछ भी नहीं है। मेमोरी एंड डिजायर स्ट्रिंग, इसके आगे कुछ नहीं है।
फिर लास्ट में पूरा सारांश यहाँ पर जोड़ दे दिया गया है, डल रूट्स विथ स्प्रिंग रेन। अब यहाँ पर फुल स्टॉप, मतलब यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, किसी चीज़ का प्रयोग नहीं हुआ है। और जहाँ पर उसकी लास्ट लाइन आती है, जहाँ पर आपको फुल स्टॉप दिखाई दे और बीच के सेंटेंस में कहीं भी आपको कॉमा वामा नज़र न आए, तो समझ लेना इंजर्मेंट होता है। तो यह मैं स्टूडेंट के डिमांड पर मैं यह फिगर ऑफ स्पीच आज शुरू किया हूँ, और ये टोटल मैं 11 फिगर ऑफ स्पीच मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। चूँकि यह फिगर स्पीच 11 है, इसलिए वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी, तो उससे आप लोग घबराना नहीं। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका, एक साथ अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो नहीं कर पाओगे। आप दो दो अपना छांटते जाओ कि आज मुझे 2 करना है, फिर 2-4 घंटे के बाद इसको अच्छे तरह से 2 कर लो, फिर उसके बाद दूसरा 2 करो। एक साथ सब करने का प्रयास करोगे तो संभव नहीं है कि आप लोग इतना समझ पाओ। तो अगर थोड़ा थोड़ा आप समझते हुए, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल याद करते हुए जाओगे तो आप इजीली इसको समझ सकते हो, कर सकते हो। यह बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना है, मेहनत करना है। और मुझसे जितना बेहतर हो सका मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच देने का प्रयास किया हूँ। आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।